है। आप हम सब जानते हैं कि देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, जहां तक उसके जो मेंबर्स हैं उसके हिसाब से। तो क्या इस पार्टी के विस्तार में कहीं कहीं जल्दबाजी हो गई, या फिर एक अंदेशा था कि कहीं से हम कमज़ोर ना पड़ जाए, ऐसे जितना ज़्यादा हो सकता है दलों को, छोटे है या बड़ों, चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ से, शामिल कर लो? देखिए, बीजेपी के लिए ये तो एक शॉट इन दी आर्म है कि उनके पास जो है ये डिस्टिंक्शन है कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। वो देखिए, उनके वर्कर्स जो हैं वो हर एक ग्राउंड लेवल पर हैं। बीजेपी को आरएसएस का भी सपोर्ट है, आरएसएस का कैडर जो है वो बीजेपी के लिए कैंपेनिंग कर रहा था। तो कई ऐसे फैक्टर्स जो हैं वो बीजेपी के साथ हमेशा से रहे हैं और उसका बीजेपी को फ़ायदा हुआ है। रही बात जिस तरह से आप कह रहे थे कि बीजेपी अभी विशाल, देखिए, मैं सुबह से जब से जुड़ा हुआ हूँ ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये अर्ली ट्रेंड्स हैं और कोई भी अनुमान लगाना कब लज वक्त होगा। हालांकि अभी जो लीड्स बनी हुई हैं 295 के करीब एनडीए के पास हैं, 228 इंडिया ब्लॉक के पास हैं। क्या ये लीड जो हैं ये जीत के मार्जिन में तब्दील होती हैं, जीत में तब्दील होती हैं, ये तब पता चलेगा जब आखिरी ईवीएम के फिगर जो हैं उनको काउंट कर लिया जाएगा। लेकिन अभी जो है सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी तक का जो वोट शेयर है, मैं आपको एक ब्रेकिंग अपडेट देना चाहूँगा। अभी तक का जो वोट शेयर है जम्मू कश्मीर में, बीजेपी जो है वो लार्जेस्ट पार्टी, उनको लार्जेस्ट वोट शेयर मिला हुआ है। 26.39% वोट शेयर बीजेपी को मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 22.18% वोट शेयर मिला हुआ है। कांग्रेस को 21.31% वोट शेयर मिला हुआ है, जबकि पीडीपी को सिर्फ 8.64% वोट शेयर मिला हुआ है। तो जिस तरह ये चीज साफ दर्शाती है कि जो आपने अभी सवाल पूछा था कि आप वर्ल्ड की सबसे भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में ये वोट परसेंटेज तब है जब बीजेपी ने सिर्फ अपने 2 ही कैंडिडेट दिए हैं, एक उधमपुर और जम्मू। बाकी कश्मीर में तो कैंडिडेट बीजेपी का था ही नहीं, तब भी उसके इतना परसेंटेज मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। 2 सीटों पे अगर आप वोट मार्जिन देखेंगे तो 2 सीटों कंपेयर 5 सीटों में सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं। फिर भी बीजेपी को अभी 26.39% वोट जो हैं बीजेपी के फेवर में गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके कैंडिडेट 3 सीट्स पे थे, 22.18% वोट शेयर मिला है। कांग्रेस का 21.31 और पीडीपी का 8.64। पीडीपी के कैंडिडेट 3 सीटों पे थे, इंक्लूडिंग महबूबा मुफ्ती जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए, मैं आपको फिर से ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ये अभी अर्ली ट्रेंड्स हैं। अर्ली ट्रेंड्स क्या जीत में तब्दील होते हैं, हार में तब्दील होते हैं, वो देखना बाकी होगा। लेकिन ये आपके सवाल का जवाब है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होना, वर्ल्ड सबसे ज़्यादा कैडर होना, सबसे ज़्यादा मेंबर्स होने का यही फ़ायदा होता है कि आपका वोट शेयर, जहाँ पर आपके सिर्फ 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वो उस पूरे स्टेट में, उस पूरी यूनियन टेरिटरी में अभी तक का हाईएस्ट वोट शेयर आपके पास है। जी इस वक्त हम आपको बता दें कि हमारे साथ एक और सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं, एस आरिफ। आपका स्वागत करते हैं। और आरिफ साहब, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे यही होगा कि जो अभी ट्रेंड आ रहा है, यानी कि 543 में से 543 सीटों के जो ट्रेंड है, जो रुझान है, वो आ चुके हैं, जिनमें से एनडीए 294 सीटों पर और इंडिया 229 सीटों पर लीड कर रहा है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपना रिएक्शन दें। जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी जी जी, मेरा सवाल ये था कि जो अभी जो इस वक्त की जो आंकड़े हैं, यानी 543 सीटों का जो ट्रेंड आया है, उनमें से 293 पे एनडीए लीड कर रही है और 230 पे इंडिया लीड कर रहा है। इस पर पहले आप अपना रिएक्शन दें। उनसे हमारा संपर्क ठीक से बन नहीं पा रहा है, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे जुड़ने की। अरुण जी, मैं आपके पास आता हूँ इस सवाल को लेकर, और सवाल यही है कि बीजेपी देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल वर्कर्स,
आप देखिए अभी एक एग्जाम्पल उसका अभी तेजेंद्र जी ने दिया है कि जम्मू कश्मीर में कुल 5 सीटें हैं, लेकिन सिर्फ 2 सीटों पर लड़कर, जम्मू और उधमपुर की 2 सीटों पर लड़कर बीजेपी ने अभी तक जो ट्रेंड है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज का शेयर जो है वो उसके पास आया है। ये क्या बताता है? देखिए ये बताता है कि बीजेपी जो है वो लगातार एक्सपैंड कर रही है, लेकिन इसके साथ कई ऐसी जगहें पे थी जहां पर कि बीजेपी सैचुरेट कर चुकी थी। तो जो आप नुकसान देख रहे हैं बीजेपी को जिन राज्यों में हो रहा है, वो ये है कि आप एक सर्टेन लेवल जो है आप बिल्कुल पीक पे थे, आप जो है तो वो हमेशा राजनीति के अंदर उसको बनाए रखना जो है वो आसान नहीं होता है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में उन्होंने उसे बना के रखा। तो नई स्टेट्स में बीजेपी एंटर कर रही है, ये बीजेपी के लिए जो है वो एक अच्छी बात है। ये राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी अच्छी बात है कि कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक कोई एक राष्ट्रीय पार्टी है जो कि सब जगह जो है एक व्यापकता के साथ जो है जो मौजूद है, क्योंकि उसका फिर एक नेशनल आउटलुक वाली पार्टी जो है, क्योंकि कांग्रेस के साथ हालांकि कांग्रेस के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, बट कांग्रेस अभी भी जो है वो एक रीजनल पार्टी की तरह ज्यादातर जिन राज्यों से में भी वो हार चुकी है, उन राज्यों से वो जनरली जो है वो बाहर हो जाती है और वहां पे कम बैक नहीं हो पाती। लेकिन क्या ये माना जाए कि इस बार का जो ट्रेंड है अभी जो आ रहा है, यानी 2024 का लोकसभा चुनाव, क्या इससे जो कांग्रेस के फुटप्रिंट्स हैं, जिसको माना जाता है कि कांग्रेस फुटप्रिंट लगभग तमाम देश में है, क्या वो चिन्ह जो है थोड़ा अब नुमायां होते जा रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि आप देखिए मध्य प्रदेश में वो नहीं है, राजस्थान में तो ठीक है, उन्होंने पहले से बेटर परफॉर्म किया है, लेकिन आप छत्तीसगढ़ में देख लें, झारखंड में देख लें, हाँ। जो है तो और यूपी में भी वो क्या है कि उनकी ठीक है 7 सीटों पे वो 6 या 7 सीटों पे आगे चल रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि 80 सीटों वाली जो उत्तर प्रदेश है, हाँ, और आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए जो है कि कांग्रेस जो है वो कहीं पर नहीं है, जो है हिमाचल में कांग्रेस पूरी तरह साफ हो रही है, उत्तराखंड में साफ हो रही है, दिल्ली से साफ हो रही है, और ये पिछले 10-15 साल से लगातार जो है वो तो कुछ राज्य है जहाँ पे कि वो कम बैक कर रही है, लेकिन ओवरऑल जो है वो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो है वो लॉन्ग रन के अंदर कोई मेजर कम जी जी। जी अरुण जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मुझे आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है। जी 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 हाँ जी अरुण जी, मैं थोड़ा इसको इस तरह से देखना चाहूँगा, चूँकि अब ये लोकसभा का इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर का हमने ट्रेंड बता ही दिया है, फिर अभी और अभी देखिए बीजेपी चारों की चारों सीट पर लीड कर रही है हिमाचल प्रदेश में इस वक्त। में फिर से एक बार अपडेट दूँ कि 1-2 सीट ऐसी से विनोद सुल्तानपुरी जो शिमला की सीट है वहाँ पर वो लीड कर रहे थे, ट्रेल कर रहे थे बीजेपी के उम्मीदवार, लेकिन अभी इस वक्त ताज़ा जो आंकड़ा है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बीजेपी चारों सीट पर लीड कर रही है। और जो लद्दाख की एक सीट है वहाँ पर जो अदर्स है, यानी कि हनीफा जहां जिन्होंने जिन पर हम अभी जिक्र कर चुके हैं, जिनके बारे में जो इंडिपेंडेंट के तौर पर खड़े हुए वो लीड कर रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ पर ये होगा अरुण जी कि गुजरात में ऐसा क्या है कि गुजरात में कांग्रेस अपने कदम जमा नहीं पा रही है? गुजरात का अभी भी जो ट्रेंड है वो ये है कि सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस प्लस जो है वो आगे बढ़ती नजर आ रही, बाकी सारी सीट पर बीजेपी। देखिए गुजरात में एक तो चूंकि नरेंद्र मोदी जो है उनका होम स्टेट है, तो एक गुजराती प्राइड जो है, दूसरा गुजरात में बीजेपी का जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग है, और कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि कांग्रेस के जो भी बहुत सारे जो नेता थे, एक तो वो छोड़ के जो है या तो आम आदमी पार्टी में चले गए हैं या भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, और तो डायरेक्शनलेस है पार्टी वहां पर, और नया कार्डर जो है वो ऐड नहीं हो रहा है, और जो बीजेपी का जो वहां पर सरकार और पार्टी दोनों का ही जो है वो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन भी है, तो जिसकी वजह से और सबसे बड़ी बात है नरेंद्र मोदी जो है उनकी होम स्टेट है, तो गुजराती प्राइड है बेसिकली, जो है कि हमें जो है वो नरेंद्र भाई को जो है सपोर्ट करना, ये गुजरातियों का मानना है, और तो ये एक कारण है, और बाकी जो कांग्रेस की लीडरशिप का डिप्लीशन वहां पर हुआ है, तो उसकी वजह से भी जो है, क्योंकि शंकर सिंह वाघेला भी बीजेपी से ही कांग्रेस में आए थे, लेकिन शंकर सिंह वाघेला के बाद जो है वो कांग्रेस के पास कोई बड़ा कद्दावर नेता वहां पर जो थे, वो कुछ अच्छे नेता थे, वो छोड़कर जो है वो बीजेपी में चले गए या आम आदमी पार्टी में चले गए, तो ये कारण है ये कि गुजरात से जो है वो उसका रिवाइवल जो नहीं। लेकिन मैं एक चीज और आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे तेजेंद्र जी ने कहा था कि अभी एक तो अर्ली ट्रेंड्स हैं, तो हमें बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस इस पे नहीं करना चाहिए, लेकिन एक आप और चीज देखिए कि कोई पार्टी
हाँ। तीसरी बार जो है वो सत्ता में आ रही है। चाहे हो सकता है कि अपनी बीजेपी की मेजोरिटी आती है नहीं आती, बट अभी भी सिंगल लार्जेस्ट अभी पार्टी तक तो बन जो ट्रेंड रही है, है। बिल्कुल आप सही करें, 294 अभी भी एनडीए का है, ये लेकिन ये एनडीए है, बीजेपी नहीं है, 294 है। और चूंकि अभी काफी समय है अभी आगे, तो तस्वीर बदल सकती है। जी। जो है हम एनडीए को दिखाई दे रही है इन ट्रेंड्स में, लेकिन अब आने वाले वक्त में ये फिर लीड्स में चेंज होगा तो तस्वीर तभी साफ होगी, जैसा कि अरुण जी भी बता रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट गोविंद मिश्रा जी और साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट एस तारिक साहब भी जुड़ चुके हैं। दोनों का स्वागत करती हूँ। गोविंद साहब, ये जो पूरा अभी ट्रेंड आप देख रहे हैं, जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, पहले बात हो रही थी कि एक बहुत बड़ा मार्जिन हो सकता है इंडिया अलायंस में और एनडीए अलायंस में, लेकिन अब जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें उतना हमें मार्जिन नहीं दिखाई दे रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि क्या ऐसा ही जो अभी रुझान आ रहा है, ऐसी तस्वीर हमें रिजल्ट्स में देखने को मिलेगी? देखिए, इनसे तीन बातें तो बिल्कुल स्पष्ट है। नंबर एक बात तो ये है कि जैसे रिजल्ट्स एग्जिट पोल में थे वैसा तो होने नहीं जा रहा है। नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो काउंटिंग अभी तक चल रही है वो अब अभी मेरे ख्याल से दो या तीन ही अभी तक राउंड हुए हैं, तो इसलिए हम लोगों को शाम तक या थोड़ा और वेट करना चाहिए एक फाइनल तस्वीर क्या आती है। तीसरी जो बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जी इतने दिन से जो सारा अपोजिशन था, जो बार बार वो ईवीएम की बात कर रहा था, बार बार वो इलेक्शन कमीशन पर भी उसने बहुत सारी उंगली रेस की, तो अब वो उसका भी आज कोई मुद्दा नहीं है। कम से कम आज कोई भी अपोजिशन का लीडर ईवीएम या वो इलेक्शन देखिए, अब आज तो ईवीएम की बात करना बनता भी नहीं है, क्योंकि आज तो है जो अब अवाम का फैसला जो है सामने आना है। जी बिल्कुल। तो इससे ये तो दो बातें तो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जैसे जैसे एग्जिट पोल के जो थे वैसा तो नहीं ही होने जा रहा है, और दूसरा ये है कि अभी ये थोड़ा सा ये अर्ली है, लेकिन फिर भी जैसे भी ये रिजल्ट हैं फिर भी ये चौंकाने वाले तो हैं ही ये, क्योंकि एनडीए को जैसी उम्मीद थी या जैसी चीजें मिल रही थी वैसे तो ये रिजल्ट नहीं है। आप क्या समझते हैं सर कि पंजाब और ये हरियाणा में जितनी सीटें उनकी कम हैं वो भी एक बहुत ही आश्चर्य की बात है, और खासतौर से जो आपका यूपी है जहां मोदी जी थे, योगी जी थे, डबल इंजन की सरकार सब लोग बोलते थे, वहां पर इतनी सीटें कम होना, वहां पर सपा का और उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। तो ये एक पूरे इंडिया पर एक बहुत बड़ा एक उनके परफॉर्मेंस का क्वेश्चन मार्क तो है ही उनके वहाँ पर। यूपी का जिक्र किया आपने, बहुत अहम स्टेट है सर, और जब हम पार्लियामेंट इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस की बात करते हैं तो यूपी बहुत ही महत्व रखता है। ऐसे में आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस बीजेपी और यूपी के हवाले से आती है वो इस बार देखने को नहीं मिल रही है, क्यों ऐसा समझ रहे हैं आप? और यादव्स की जो एक दोस्ती है, क्या वो एक फैक्टर रहा है? जो यादव लीडर्स का हमने देखा कि एक अंडरस्टैंडिंग बनते हुए, और फिर उसके पर लालू प्रसाद के हवाले से, उनके खानदान के हवाले से, और अखिलेश यादव, वो एक फैक्टर आपको मजबूत यूपी में इस बार बनता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, जहां तक हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टोटल 134 कैंडिडेट अपने चेंज किए हैं, तो हमको लगता है कि और जहां तक मेरे को भी जानकारी है कि काफ़ी सारी सीटों पर जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने चेंज किए थे उनको ले करके लोकल स्तर पर इवन जो पार्टी के लोग भी थे बहुत ज़्यादा हैप्पी या बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। तो हमको लगता है कि जो उन्होंने वहाँ पर एक कैंडिडेट उन्होंने चेंज किए तो एक उसका भी बहुत ही एक मेजर उस पर इम्पैक्ट है। दूसरी बात ये है कि अब की बार बीएसपी जैसे बिल्कुल ही शांत होकर के बैठी रही है, तो उसका भी असर हमको इन जो ये रिजल्ट हैं तो उनमें ये देखने को मिल रहा है कि शायद उसका जो वोट बैंक पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हुआ था, इस वाले चुनाव में हमको लगता है कि एसटी और एसटी का जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर पूरा सिर्फ नहीं। हरियाणा के हवाले से आप क्या कहते हैं कि हरियाणा में ऐसे इश्यूज, फार्मर्स प्रोटेस्ट और रेसलर्स कंट्रोवर्सी भी हमने देखी, तो क्या मेजर इम्पैक्ट रहा हरियाणा में? हरियाणा में तो देखिए ये बात बिल्कुल बहुत ही पहले से साफ थी वहाँ पर जितना भी वो जाट वोट बैंक है
क्योंकि वहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम तक किसानों का आंदोलन हुआ, तो उससे वहाँ का जो एक जाट वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी से तो खुश नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। दूसरी बात ये है कि दूसरे टर्म में खट्टर साहब ने जैसे सरकार वहाँ पर उन्होंने रन की, तो उनकी सरकार के कामों से भी स्थानीय स्तर पर बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं थे वहाँ पर, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को एंड टाइम पर मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफा भी लेना पड़ गया और वहाँ पर उनको एक नया सीएम उनको देना पड़ गया। तो वहाँ पर जो हरियाणा के जो वहाँ पर रिजल्ट हैं तो वो बिल्कुल एकदम पहले से ये तय था कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा करने नहीं जा रही। दूसरी बात क्या है कि बहुत कम ऐसे राज्य हैं कांग्रेस के भी एंगल से जहाँ पर कि पार्टी का संगठन, पार्टी के नेता जहाँ पर स्ट्रांग हैं। तो हरियाणा एक ऐसा राज्य है कांग्रेस के नजरिए से जहाँ पर उनके पास में नेता भी है, उनके पास वहाँ पर संगठन भी है और वहाँ पर काफ़ी अच्छी उनकी पोजीशन वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर है। दूसरी बात क्या है कि जो जितना भी नॉन जाट जितना भी वोट बैंक है तो उसी सारे बीजेपी थी वहाँ पर, तो वो भी इस बार क्योंकि वो चौटाला भी फैमिली इनके साथ में नहीं है, जो वो जेजेपी वालों ने भी एकदम लास्ट टाइम पे इनसे अलग हो गए थे। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर हैं और मेन यही है कि जो 10 साल जैसी सरकार खट्टर साहब ने वहाँ पर चलाई, खास तौर से लास्ट वाला जो इनका कार्यकाल था उससे वहाँ लोगों में बहुत ज़्यादा नाराजगी थी और अपना किसान जो मूवमेंट था उसने एक फाइनल एक वहाँ पे एक अपना रोल बिल्कुल जो निभाया किसान है। तो अमित शाह, एक बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, गांधीनगर से अमित शाह जीत चुके हैं। पहली चीज जो यहाँ पर हम बता रहे हैं, अमित शाह जीत चुके हैं गांधीनगर सीट से। अमित शाह ने जीत दर्ज कर ली है। 5,50,000 वोट से अमित शाह गांधीनगर सीट जीत चुके हैं। हालांकि सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि 5,50,000 वोट से गांधीनगर से बीजेपी के लिए बड़ी जीत, जो कि यकीनी थी, एक्सपेक्टेड थी। अमित शाह की जीत गांधीनगर से बीजेपी के लिए पहली जीत जो सामने आई है। अमित शाह की 5,50,000 की वोट मार्जिन से गांधीनगर से अमित शाह ने जीत दर्ज की है। और मजीद डिटेल्स के साथ रिजल्ट हब से हमारे साथ हमारी साथी जैस्मिन जुड़ चुकी है। जैस्मिन, अमित शाह ने जीत दर्ज कर ली, 5,50,000 वोट के मार्जिन से गांधीनगर से जीत दर्ज कर ली अमित शाह ने बीजेपी के लिए। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, और ये बड़ा सरप्राइजिंग नहीं है, जैसा कि आपने कहा है, कंप्लीटली अग्री विद यू कि ये सरप्राइजिंग नहीं है कि गांधीनगर से अमित शाह ने जीत दर्ज कर ली है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अनुराग ठाकुर भी 1 लाख वोटों से ज़्यादा की लीड बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल का हम डिस्कस करेंगे आंकड़ा और किस तरह से मतगणना वहाँ पर चल रही है। इकबाल भाई मेरे साथ हैं यहाँ पर और बेहतर आपको बता पाएंगे। इकबाल, प्लीज़ मुझे बताएं कि हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर क्या हाल है। अनुराग और कंगना सबसे ज़्यादा निगाहें उन्हीं पर टिकी हैं। मैं बता दूं चारों सीटों पे जो है बीजेपी लीड कर रही है, जिसमें अगर हम बात करें अनुराग ठाकुर की, कंगना रनौत की, तो करीब 46,637 वोट से कंगना रनौत आगे चल रही है विक्रमादित्य से। वहीं जो है अगर हम बात करें शिमला सीट से तो सुरेश कुमार कश्यप जो है वो 60,000 करीब वोट से आगे चल रहे हैं विनोद सुल्तानपुरी से। वहीं अगर हम अनुराग ठाकुर की बात करें तो करीब 1,12,000 वोट से जो है वो अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। और अगर हम दूसरे एक राजीव भारद्वाज जो है वो 1,83,000 से करीब आनंद शर्मा से, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता भी हैं, इनसे वो आगे चल रहे हैं। यानी कि चारों सीटों पे जो है वो बीजेपी लीड बनाए हुए है बराबर। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, तो आपने सुना कि ये तो आंकड़ा हो गया लोकसभा की सीटों का, लेकिन जितनी दिलचस्प जंग हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की है उतनी ही इंटरेस्टिंग उपचुनावों की है। उपचुनाव में सिर्फ एक सीट को अगर छोड़ दिया जाए मुनज़्ज़ा, क्योंकि 6 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं, अगर एक सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी 5 सीटों पर कांग्रेस ने लीड बनाई हुई है। उपचुनावों का आंकड़ा भी हम समझते हैं इकबाल से। इकबाल, उपचुनावों को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि वहीं से तय होना था कि कांग्रेस स्टेबल रहेगी प्रदेश में या नहीं रहेगी। जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बाद से उपचुनाव भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, बता दें कि उपचुनाव में अभी शुरू में 6 के 6 सीटों पे जो है वो कांग्रेस लीड कर रही थी, लेकिन बाद में हमने देखा कि एक सीट पे बीजेपी भी लीड करने लगी थी, बाकी एक इंडिपेंडेंट लीड कर रही थी। यानी कि 4 सीटों पे, टोटल 4 सीटों पे कांग्रेस जो है वो लीड कर रही है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो है वो
कांग्रेस जो है हो सकता अपनी सरकार जो है मतलब बचाने में कामयाब हो रही है। इकबाल, ये दो सीटें सुजानपुर और धर्मशाला में कहूंगी, जरा मेरे वीडियो जर्नलिस्ट से पैन करें, सुजानपुर और धर्मशाला, यहाँ पर दो बड़े चेहरे फाइट कर रहे थे। सुधीर शर्मा यहाँ से फाइट कर रहे थे धर्मशाला से, तो सुधीर शर्मा का कितने मतों से आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं? हाँ, 1500 करीब 1500 वोट से आगे चल रहे हैं सुधीर शर्मा। देवेंद्र सिंह, हाँ देवेंद्र सिंह से 1500, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी करीब 1500 वोट से आगे चल रहे हैं वो। और अगर सुजानपुर का देखना चाहें, सुजानपुर का होगा यहाँ पर, तो धर्मशाला की अगर बात करें तो धर्मशाला में सुधीर शर्मा आगे चल रहे 1500 से, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन